सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको मिले समय से। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी व्यवगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे लेव व्यवगास्की के कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो सीटेट में हर बार पूछे गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज में डिस्कस कर लिया है वृद्धि और विकास के बारे में, विकास के नियम के बारे में, और उसके बाद तीसरा वीडियो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके उन्हें देख लें। तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए, हमारे सीटेट में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक व्यवगास्की, एक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवगास्की का सिद्धांत, इसके बाद हम लोग जीन पियाजे और फिर कोहलबर्ग। इन 3 वीडियो के साथ हम ये 4 से 5 नंबर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते लेव व्यगास्की थे कौन। तो देखिए, लेव व्यगास्की का जो जन्म था वो 1896 ईस्वी में हुआ था। ये रसिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया उसे भी संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए लेव व्यगास्की के सिद्धांत को कभी कभी सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। इन्होंने जिस थ्योरी को दिया है उसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, कभी कभी पेपर में यह सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी आपको मिलेगी। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि देखिए, हर जगह पे आपको एक शब्द कॉमन मिलेगा, सोशियो, क्योंकि इन्होंने सामाजिकता पे बहुत अधिक महत्व दिया। इन्होंने ये बात बताई है कि जो बालक सीखता है वो सामाजिक इंटरेक्शन के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखता है। जब तक वो समाज में इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जिस विचारधारा से प्रभावित थे वो उसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, सामाजिक संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद एक विचारधारा है। देखिए, रचनावाद आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा हो, रचनावाद से मिलकर बना हुआ है संरचनावाद। तो देखिए, जो रचनावाद होती है इसका अर्थात मतलब क्या होता है कि किसी नई चीज़ का सृजन करना। तो इस संरचनावाद के तहत क्या माना गया है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अर्थात अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। यही संरचनावाद कहता है। और जब इन्होंने सामाजिक संरचनावाद कहा है तो इन्होंने इसका मतलब क्या हो गया कि बालक जो है वो समाज में इंटरेक्शन के थ्रू, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो देखिए, ये सामाजिक संरचनावाद कहता है। सामाजिक संरचनावाद अर्थात बालक समाज में इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये सामाजिक संरचनावाद है। आगे हम लोग देख लेते हैं एक बार संरचनावाद होता क्या है। तो देखिए, संरचनावाद ये लिखा हुआ है। संरचनावाद इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक जो होता है वो ज्ञान का निर्माता होता है, अर्थात जो बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की होती है। सुविधा प्रदाता क्या होता है? देखिए, सुविधा प्रदाता इसको कहीं कहीं सुगम करता ही बोलते हैं। सुविधा प्रदाता मतलब होता है कि शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होगा वो सिर्फ ऐसा वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें बालक रह के सीख सके। इसमें ऐसा नहीं माना जाता बालक जो होता है वो कोरा कागज होता है। इसमें माना जाता है कि वो शिक्षक सिर्फ ऐसे माहौल या वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें बालक सीख सकता है। वो बालक को सीखने के योग्य माहौल बनाएगा, लेकिन बालक जो है वो अपने ज्ञान को स्वयं अर्जित करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार खुद ही उसका निर्माण करेगा, उसका सृजन करेगा, अपने ज्ञान को आगे विकसित करेगा। तो यही हमारा संरचनावाद कहता है कि बालक ज्ञान का निर्माता होता है और शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सुविधा प्रदाता की होती है। चलिए हम लोग देखिए, इसमें हम लोग 4 टर्म बहुत फेमस हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर आकर के आपको पूछे जाते हैं। जिसमें से 2 टर्म तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपको ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और अगला स्कैप फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, मचान या पाड़। देखिए, व्यगास्की के जो सिद्धांत पढ़ते समय आपको ये बात याद रखनी है कि इस सिद्धांत को बेटर होगा कि हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ें, इंग्लिश में और हिंदी में, क्योंकि इसके टर्म कभी कभी इंग्लिश में पढ़ लेना हमारे लिए ज़्यादा ही उचित होता है। और सीटेट में कभी कभी इंग्लिश में ज़्यादा पूछ लेता है वो, मतलब इसका फोल्डिंग को ढांचा निर्माण कभी लिखे कहो न लिखे, या मचान। हमने हालांकि सारे टर्म इसमें अंकित कर दिया, ढांचा निर्माण, मचान या पार्ट। आज तक इन्हीं 3 नामों से इसका फोल्डिंग को पूछा गया। लेकिन अगर आप इसका फोल्डिंग कभी कभी वो हिंदी में लिख के आ जाता है इसका फोल्डिंग, और पता चले कि आपने मचान पढ़ के रखा है या ढांचा निर्माण पढ़ के रखा और इसके फोल्डिंग आपको देखने को मिल गया तो आप फिर चकरा जाएंगे। इसलिए आप इन टर्म को कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही इनको लेके चलिए। तो अगर आप इंग्लिश में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आपको व्यगास्की में भी करना है, ये आपको जीन पियाजे में और कोहलबर्ग में, तीनों में जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको आपको इंग्लिश में देख के ही चलना है। तो चलिए देखते हैं जो हमें 4 प्रमुख टर्म पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कौन कौन। देखिए, प्रेजेंट डेवलपमेंट, वर्तमान विकास का
वर्तमान विकास क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे जेडपीडी भी बोलते हैं, निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केप फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, मचान या पार्ट, और फिर जानेंगे एमकेओ, मोड, नॉलेजेबल, अदर। देखिए पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए प्रेजेंट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, देखिए कोई बालक, व्यगास्की जी ने कहा है कि कोई बालक ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टेज पे जब होता है तो कोरा कागज होता है। जिस भी स्टेज पे होगा तो कुछ ना कुछ उसके पास ज्ञान होता ही है। उसके पास जो उस समय मौजूदा स्थिति में ज्ञान होता है, मतलब उस प्रेजेंट स्टेज में ज्ञान होता है। मान लीजिए कोई बालक है आज 2 वर्ष का है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान उसके पास है। तो आज 2 वर्ष के अवस्था में उसके पास जो ज्ञान है उसी को उन्होंने कहा प्रेजेंट डेवलपमेंट, वर्तमान विकास। तो ऐसा नहीं है कि कोई बालक कोरा कागज होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जैसे हम ही आपको ले लीजिए, आज हम लोग व्यगास्की पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि व्यगास्की के बारे में आज पहली बार पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बीटीसी कर रखा है, डीएलएड या बीएड कुछ कर रखा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने व्यगास्की को पढ़ रखा है। तो जो व्यगास्की के बारे में हमारी वर्तमान में अवधारणा है, जो ज्ञान हमारे पास व्यगास्की का है, उसी को प्रेजेंट डेवलपमेंट कहा गया है। ये पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, इसलिए परेशान मत होइए। जो लेकिन अगले जेडपीडी और स्केप फोल्डिंग, ये पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इसके फोल्डिंग से तो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है अक्सर करके। तो आप लोग इन 2 चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस जेडपीडी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अगले फिगर में। देखिए ये आपका जो पहला गोला ये वाला है, ये आपका प्रेजेंट डेवलपमेंट दर्शाता है। प्रेजेंट डेवलपमेंट मतलब जो बालक जिस अवस्था में है उसके पास उस समय जो ज्ञान होता है उसे प्रेजेंट डेवलपमेंट कहते हैं। और जेडपीडी क्या होता है, मान लीजिए कोई बालक अब अभी वर्तमान जितना ज्ञान उसके पास है वर्तमान में, अगर वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठता है और वो कहीं फंस जाता है, तो अब जब वो फंस जाएगा तो उसे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए होगी जो उससे ज़्यादा जानता हो, उस समस्या को समाधान करने में उसकी मदद कर सके। और मदद कौन करेगा, जो उससे ज़्यादा जानता हो। तो जो उससे ज़्यादा जानता है उसी को कहते हैं एमकेओ, अर्थात जो बालक है वो उसी से सीखेगा जो उसका एमकेओ हो। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, जो मतलब दूसरा व्यक्ति ज़्यादा जानकार होगा उस मामले में, वो उसी से सीखेगा। ऐसा तो है नहीं, अगर आप किसी समस्या के बारे में ही देख लीजिए, आप भी अगर होते हैं तो आप अपने आप को वहाँ पे एज्यूम करके चलिए कि अगर आप भी वहाँ पे होते हैं तो आप उसी से पूछते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं इस व्यक्ति से हमको मदद मिल जाएगी, ये व्यक्ति उस विषय में हमको जानता है, उस क्षेत्र का ये थोड़ा बहुत जानकार है, जो हमसे अच्छा होता है, उसी व्यक्ति को। तो मतलब जो दूसरा व्यक्ति हमारी समस्या को समाधान करने में जो मदद करता है उसे ही एमकेओ या मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। जिस विकास के क्षेत्र में वो वर्तमान स्थिति में होता है उसे प्रेजेंट डेवलपमेंट कहते हैं। और मान लीजिए जब समस्या समाधान में वो फंस जाता है तो जो उस एमकेओ द्वारा मदद दी जाती है तो उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग, ये टेम्परेरी हेल्प होती है। टेम्परेरी क्या मतलब, अस्थायी। ऐसा नहीं है कि वो हर बार आपको वो हेल्प प्रदान करेगा। जब आप उस समस्या में फंसेंगे वो आपको वो वहाँ पे पुश कर देगा, वहाँ पे वो हेल्प दे देगा, और वो जब हेल्प दे देगा तो आप उस समस्या को सॉल्व कर ले जाएंगे। और जब आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो वो मदद जो होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि अल्पकालीन, आप ये समझ लीजिए अल्पकालीन कुछ ही समय के लिए दी जाती है। और देखिए जब वो समस्या को सॉल्व कर लेगा तो यहाँ पे इस स्टेज पे आ जाता है, जो बाहरी वाला गोला है ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो आपका बाहरी गोला और अंदर का जो गोला होता है तो उसी को जेडपीडी कहा जाता है। मतलब दोनों का अंतर, ये व्यगास्की के टर्म में यही कहा गया है। जेडपीडी होता क्या है, जेडपीडी जो होता है, देखिए विद हेल्प जो बच्चा कर पाता, जो बच्चा विदाउट हेल्प कर पाता है और जो बच्चा विद हेल्प किसी से कर पाता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को जेडपीडी देखिए जोन बोला ही गया है, ये क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र होता है जहाँ पे बालक अपने आप न पहुँचकर किसी की मदद के द्वारा पहुँचता है, और जो बालक का वर्तमान विकास होता है, उन दोनों का अगर हम लोग अंतर कर देते हैं तो उसे जेडपीडी कहते हैं। और जो व्यक्ति ने उसकी मदद की है उसे एमकेओ या मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और जो व्यक्ति द्वारा दी गई मदद होती है उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन आपको व्यगास्की से पूछेगा तो जब मदद शब्द दिया होगा तो आपको हमेशा स्केप फोल्डिंग को लेकर चलना है, और जब भी आपको क्षेत्र या जोन शब्द दिया होगा तो आपको वहाँ जेडपीडी लेके चलना है। तो ये हमारा देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने जेडपीडी पढ़ लिया, स्केप फोल्डिंग पढ़ लिया और मोर नॉलेजेबल अदर भी पढ़ लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर आप लोगों ने समझ पाया हो। देखिए तो प्रेजेंट डेवलपमेंट होता क्या, बालक जिस अवस्था में होता है तो उसके पास जो ज्ञान होता है उसी को प्रेजेंट डेवलपमेंट व्यगास्की ने कहा है। जब बालक किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है तो जब वो फंस जाता है उस समस्या को सॉल्व करने में, तो जिस दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको मदद दी जाती है उसे एमकेओ कहते हैं, और जो मदद प्रोवाइड की जाती है उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। और उस मदद के बाद जब बालक उस कार्य को कर लेता है और जिस सीमा तक वो अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है उसे जेडपीडी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए इसको कि जैसे एक हाथी है, तो एक हाथी के हम लोग
जो आपने खिलौने नहीं होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो उनके चारों पैर जो अलग होने वाले होते, मान लीजिए हम लोगों ने उसके चारों पैर अलग कर दिए, तो चारों पैर अलग करने के बाद बच्चा जोड़ता है तो 3 पैर तो वो सही सिस्टमेटिक ढंग से जोड़ लेता है, लेकिन चौथे पैर को मान लीजिए कि वो उल्टा करके जोड़ रहा है, तो जब वो चौथे पैर को उल्टा करके जोड़ रहा होता है तो वो उसको जोड़ नहीं पाता, तो वो किसी तीसरे पर्सन की मदद लेता है। तो जब वो जिस तीसरे पर्सन की मदद लेगा तो वो आपको बता देगा वो बच्चे को कि देखिए हाथी का पैर ये उल्टा है, इसको ऐसे सीधा करके ये लगाना। तो देखिए जो उस पर्सन ने व्यक्ति की मदद की उस बच्चे की, वो इसका फोल्डिंग हो गई। बच्चे ने जिस पर्सन से पूछा कि हाथी का पैर जुड़ नहीं रहा है, वो आपका MKO हो गया। बच्चे का जो वर्तमान ज्ञान उस समय था, उसने 3 पैर तक जोड़ लिए, वो बच्चे का प्रेजेंट डेवलपमेंट था। और बच्चे जब चारों पैर जोड़ने के बाद उस हाथी को पूरे तरीके से असेंबल या बनाने में समर्थ हो जाता है, तो उसी को हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र जहाँ तक वो आप पहुँच चुका। देखिए चौथा जो अनअटेनेबल जोन होता है, ये हाईएस्ट लिमिट होती है। इसको अनअटेनेबल जोन क्यों कहा गया है? इसको अनअटेनेबल जोन इसलिए कहा गया है कि देखिए किसी भी बच्चे को आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो कहाँ तक उसका विकास हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं, आप लोग का मतलब कभी कभी ये नहीं होता कि हमारी उड़ानें आसमान तक होती हैं, तो आसमान की कोई लिमिट तो है नहीं कितनी, उसी हिसाब से मतलब बच्चे का विकास ऐसा नहीं है कि आपने ZPD दे दिया है या इसके फोल्डिंग आपने दे दिया है तो बच्चे का जो विकास होगा बस वो उतनी ही होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बालक को अलग अलग परिस्थिति के अनुसार जो आपको इसका फोल्डिंग देना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट का कोई मैच का या कोई स्पोर्ट का प्लेयर है, तो आपको उसकी क्षमता के अनुसार इसके फोल्डिंग देना पड़ेगा। कक्षा 1 का जो बालक होगा, आपको उसकी क्षमता मतलब जो इसके फोल्डिंग की जो मात्रा होती है वो बच्चे की क्षमता और आयु पर निर्भर करती है। आप ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष के बालक को आप BA या BSc की अलजेब्रा कराने लगे या साइंस लेकर कराने लगे या उसमें आप मदद करने लगे, वो आप उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो जो होती है, आपको अगर पूछा जाता है कि इसके फोल्डिंग की मात्रा डिपेंड करती है, तो आप बताएंगे बच्चे के जो उसकी मानसिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी जो आयु के ऊपर डिपेंड करती है। और ये अनअटेनेबल जोन होता है, जहाँ ये जो चौथा जो आपका रेड कलर का कुछ बना हुआ है, ये अनअटेनेबल जोन होता है, जहाँ तक बच्चा हाईएस्ट लिमिट होता है, जहाँ तक बच्चा आप ये नहीं डिफाइन कर सकते इसके फोल्डिंग देने के बाद बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है। हो सकता है बच्चा पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये अनंत सीमा होती है कुल मिला के, जहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता है। तो ये हो गया आपका ZPD को जो व्यगास्की ने अपने शब्दों में डिफाइन किया, उसको ऐसे डिफाइन किया उन्होंने। तो देखिए जो ZPD होती है, ये 2 क्षेत्रों के बीच का डिफरेंस होता है। ये आपका जो ZPD होता है, ये 2 क्षेत्रों का डिफरेंस होता है। तो उन्होंने कहा इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 जोन्स, व्हाट ए चाइल्ड डू विदाउट हेल्प। देखिए विदाउट हेल्प बालक यहाँ तक, एंड विद हेल्प, तो जो मतलब विद हेल्प और विदाउट हेल्प जो बालक करता है उसके बीच के डिफरेंस को ही ZPD कहा गया है। चलिए हम लोग इसके देख लेते हैं। अब जो व्यगास्की की थ्योरी है उसकी शैक्षणिक उपयोगिता क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं एजुकेशन एम्प्लीफिकेशन, हम लोग किसी भी थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि शिक्षा में उसका महत्व क्या है। तो देखिए शिक्षा में उसका महत्व क्या होता है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्यगास्की के सिद्धांत से रिलेटेड है, संबंध रखता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा रेसिप्रोकल टीचिंग, कुछ और दे देगा आपका। उसके बाद आपको टिक करना होगा कि नहीं रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है वो व्यगास्की के सिद्धांत से संबंधित होती है। तो देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग या पारस्परिक शिक्षण होता क्या। तो ये पारस्परिक शिक्षण को आप समान शब्दों में ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर शिक्षक छात्र से सीखता है और छात्र शिक्षक से, कभी छात्र शिक्षक का MKO हो जाता है, हो सकता है क्योंकि शिक्षक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ज्ञान के मामले में अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कभी शिक्षक छात्र का MKO हो जाता है, कभी छात्र शिक्षक का MKO हो जाता है। तो यही बात है कि कभी शिक्षक छात्र से सीखता है, कभी छात्र शिक्षक से सीखता है, यही पारस्परिक शिक्षा, मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है। हम भी अपने घर में कभी अपने छोटे से सीखते हैं, कभी अपने से बड़े से सीखते हैं, कभी अपने से समान वाले से सीखते हैं, अपने मित्र से सीखते हैं। इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे, जो मतलब पारस्परिक शिक्षण होता है, एक दूसरे से जो हम लोग सीखते हैं उसी को हम लोग रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए पढ़ते हैं अगला इसकी शैक्षणिक उपयोगिता है वो समवयस्क प्रशिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग। देखिए पहले तो जान लीजिए समवयस्क होता क्या है। सेम एज और सेम लेवल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं समवयस्क। देखिए पीयर ट्यूटरिंग, पीयर आप समवयस्क देखिए, सम और वयस्क, सम मतलब समान और वयस्क मतलब एज, तो समान एज और समान लेवल का, ऐसा नहीं बहुत अलग अलग। एक आप बच्चा 2 साल का हो, एक 16 साल का, तो ऐसा नहीं। समवयस्क का मतलब होता है जो समान लेवल एज और उनका लगभग लेवल जो बुद्धिमत्ता का हो वो समान हो। तो वो जो अपने ज्ञान का आपस में आदान प्रदान, अपनी जानकारी का साझा करते हैं, उसी को हम लोग समवयस्क प्रशिक्षण कहते हैं, पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं।
इसी में एक चीज़ कभी कहीं कहीं एक मतलब एक और होता है जो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग भी आता है ऑप्शन, कोई मतलब तीसरा इन्होंने जो लेव वागास्की की शैक्षणिक उपयोगिता है वो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग भी आती है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कोलैबोरेटिव लर्निंग वो होती है जहाँ पे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती है, और कोऑपरेटिव यहाँ पे हर बच्चे की हम लोग जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, 4 बच्चों का ग्रुप है, तो वो ये कह दिया जाए कि ये ग्रुप 4 बच्चे जो हैं इस प्रोजेक्ट को करेंगे। किसी को ये नहीं कहा गया कि आप इस प्रोजेक्ट में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अगर ये बात नहीं बताई जाती है तो ये आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम। और जो कोऑपरेटिव होती है उसको सहकारी अधिगम बोलते हैं। सहकारी अधिगम में क्या होता है, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आप ऐसा करेंगे, इस प्रोजेक्ट को लिखने में करेंगे, आप इस प्रोजेक्ट का जो होता है वो फिगर असेंबल करेंगे, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेके आएंगे। मतलब हर बच्चे का जो है वो जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाती है, हर बच्चे को अपना काम दे दिया जाता है। इसी को हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो एग्जांपल होता है वो जिक्सा पजल बोला गया है। तो जिक्सा पजल में होता क्या है, काम को हिस्सों में बांट देना और बाद में हिस्सों को इकट्ठा करके बच्चों को समझा देना, इसी को जिक्सा पजल बोला जाता है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। चलते आगे की ओर। देखिए आगे की ओर व्यगास्की ने क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक टूल की तरीके काम करती है। इस बात को कथन को कोट कर लीजिए कि भाषा एक टूल की तरह काम करती है। कथन किसका है, ये कथन व्यगास्की का है। ये कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसे ही कोट कर देता है कि संज्ञानात्मक विकास में या विकास में भाषा एक टूल होती है, ये कथन है। तो आपको बताना व्यगास्की का टूल इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये माना है, टूल इसलिए कहा है कि इन्होंने ये माना है कि बच्चे का जो भाषाई विकास जितना अच्छा होगा उसका मानसिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास जो है वो उतना ही अच्छा होगा। संज्ञान होता क्या है, संज्ञान एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया ही होती है जिसमें तर्क, चिंतन, सभी प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने क्या माना कि बच्चे का जो भाषाई विकास जितना ही अच्छा होगा उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि यह एक टूल अर्थात एक उपकरण होती है जो हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। इसके बाद आइए देखते हैं इनका एक अगला कथन जो एक ये भी कथन अक्सर करके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आरंभिक वर्षों में अर्थात 2 वर्षों में भाषा और विचार जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अर्थात एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और बाद में भाषा और विचार एक हो जाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या कहा, जब सिलेबस डिस्कशन किया था हम लोगों ने एक बात कही थी कि हम एक भाषा और विचार का भी एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो हमने इसी उस भाषा और विचार वाले चैप्टर को यहीं पे दे दिया है। तो क्योंकि एक ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो देखिए आप लोग ये याद रखना है कि प्रारंभिक वर्षों में प्रारंभ में भाषा और विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये कथन किसका है, तो ये व्यगास्की का है। ये कथन 3 प्रकार से पूछा था। नंबर 1, प्रारंभिक वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, नंबर 1 व्यगास्की का है। नंबर 2 ऐसे पूछेगा कि प्रारंभिक वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष के बाद ये एक होने लगते हैं। ये कथन ये भी व्यगास्की का है। और कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि भाषा पहले आती है विचार बाद में, भाषा पहले आती है विचार बाद में, ये कथन किसका है, तब भी आपको टिक करना है कि ये भी कथन आपका व्यगास्की का है। आप इसको नोट कर लीजिए तीनों कथन को, क्योंकि ये 3 तरीके से पूछा जाता है। भाषा और विचार ये आपको आपके लैंग्वेज सेक्शन में अक्सर करके देखने को मिल जाते हैं कि भाषा पहले आती है विचार बाद में। ये कथन किसका है, ये आपको व्यगास्की। लेकिन जब इसी कथन को ऐसे पलट दिया जाए कि विचार पहले आता है भाषा बाद में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि विचार जो होता है वो संज्ञान संबंधित होता है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जो जीन पियाजे का, तो ये कथन जीन पियाजे का है कि विचार पहले आता है भाषा बाद में, ये जीन पियाजे। लेकिन अगर कह दिया जाए भाषा पहले आती है विचार बाद में, तो आपको ये कथन टिक करना है व्यगास्की, लेव व्यगास्की का है। तो ये बात हो गई। इसके बाद इन्होंने देखिए जो बताया लैंग्वेज की इन्होंने कैटेगराइज किया, स्टेजेज में बांटा है। तो देखिए जो इन्होंने लैंग्वेज के स्टेजेज में बांटा है, इन्होंने 3 लैंग्वेज बांटी है, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, स्ववाक प्राइवेट स्पीच और अंतःवाक इनर स्पीच। 3 ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं आपसे को 1 से 1.5 साल तक 1 से 2 साल पूछा वो दे देगा, स्ववाक कहीं कहीं कुछ अलग अलग दे देता है। तो एज आपको नहीं याद करनी है, क्योंकि एज पूछी नहीं जाती है। फिर भी आपको याद रख लीजिए कि एक बार सुन लीजिए मोटा मोटा, क्योंकि याद करने की ज़रूरत है नहीं। जो सोशल सामाजिक वाक की सोशल स्पीच होती है वो 1.5 से 2 वर्ष का बालक कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं 3 से 4 वर्ष का बालक, इसलिए पूछी नहीं जाती, इसलिए आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए सामाजिक वाक होता क्या है, जब मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं 2 से 4 वर्ष की उम्र होती है, तो सामाजिक वाक जब बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है, तो जो अपने आसपास जो बड़ों से वो इंटरेक्ट करता है, जैसे मामा पापा ऐसे करके जो बात करता है करने लगता थोड़ा बहुत, तो उसी को जो व्यगास्की ने कहा सामाजिक वाक कहा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच को कभी कभी जीन पियाजे से तुलना करके पूछा गया है। देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है इसको जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लेव व्यगास्की की जो प्राइवेट स्पीच है वो जीन पियाजे की किस स्पीच से कोरिलेट होती है।
ये किस स्पीच के समकक्ष है? तो आपको बताना है जो प्राइवेट स्पीच लेवोगास्की की है वो जीन पियाजे के ईगोसेंट्रिक स्पीच अहम केंद्रित वार्ता से संबंधित है, मतलब वार्ता के बराबर होती है। तो देखिए प्राइवेट स्पीच में होता क्या है, जब आप लोगों ने देखा होगा 3 से 4 साल का जो बालक होता है वो अकेले जब एकांत में खड़ा होता है तो वो बड़बड़ा रहा होता है। बड़बड़ाना मतलब मुंह से बोल जोर जोर से बोल के कोई कार्य को कर रहा होता है, बोल के कुछ काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि वो ऐसे बोलता है कि आज हमारे उस दोस्त ने मेरी पेंसिल ले ली, कल हम उसको ये पेंसिल दे देंगे, कुछ इस टाइप की मतलब बातें कर रहा होगा। या कल वो देखिए वो सितारा चमक रहा है वो हमारे गेंद जैसा सितारा है, या सूरज चमक रहा है वो हमारे गेंद जैसा है, कुछ इस टाइप की बातें वो अकेले में खड़े होके बड़बड़ा रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़बड़ाना। उसको इन्होंने श्रवाग या प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच और प्राइवेट स्पीच कहते समय उन्होंने क्या कहा है कि जब बालक अकेले में वार्ता कर रहा होता है तो उसे तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जो ये वार्ता कह रहा होता है उसमें बालक अपने आप को गाइड कर रहा होता है, दिशा निर्देश दे रहा होता है अपने आप को, बालक अपने कार्यों को दिशा दे रहा होता है। इसी को कहा गया है श्रवाग या प्राइवेट स्पीच। कभी कभी आपको ये कथन देखने को मिलेगा कि जब बालक एकांत में खड़ा होकर बात कर रहा होता है या वो अपने कार्यों को दिशा दे रहा होता है, तो लेव वेगास्की ने इसे कहा है। तो आपको बताना है कि लेव वेगास्की ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है। उसके बाद अंतःवाक, देखिए ये 6 वर्ष से जो अधिक का बालक होता है वो अंतःवाक, अब जब बालक और बड़ा होता है तो वो अपनी जो विचार होते हैं तो वो मन ही मन सोचता है। जैसे हम लोग आप सोचते हैं, हम लोग अब बड़बड़ाते नहीं हैं, मतलब जोर जोर से बोल के रहे, किसी भी विचार को अपने मन के अंदर ही सोचते हैं, इसी को अंतःवाक कहते हैं। और जब बच्चे होते हैं, जब छोटी उम्र में होते हैं तो बड़बड़ा के बोलते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच वो कहते हैं। और अंतःवाक जब वो 6 साल 5 से 6 वर्ष या उससे ऊपर का हो जाता है तो जब अपने मन ही मन सोचने लगता है तो उसी को हम लोग अंतःवाक कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन सेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट में बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टिव जो होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण होता क्या है। तो उसमें क्या बताया था कि ये बालक होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और जब बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा तो वो सक्रिय अधिगम करता होगा, मतलब एक्टिव लर्नर होगा, वो पार्टिसिपेट करके सीख रहा होगा। तो देखिए निष्क्रिय तो होगा नहीं, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है मान लेते हैं, लेकिन अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। लेकिन ये देखिए एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया मिल गया आपको। तो यही तो लेव वेगास्की सामाजिक आपको मिल गया है। लेव वेगास्की आपके जो होते हैं उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक, और जिसमें बालक जो होता है वो सक्रिय लर्नर के रूप में, एक्टिव लर्नर के रूप में सीखता है। इसलिए हमारा चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। माफ करिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेव वेगास्की के अनुसार अधिगम। तो देखिए लेव वेगास्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, नहीं। उन्होंने कहा क्या सोशल गतिविधि है। एक निष्क्रिय गतिविधि, नहीं। एक सक्रिय होता है। एक अनुबंधित कंडीशनल होती नहीं है। एक सामाजिक गतिविधि, देखिए सोशल एक्टिविटी है। तो जो बच्चा होता है वो समाज में इंटरेक्ट करके, आपको याद रखना है जब भी आपको कहीं कहीं समाज से इंटरेक्शन के थ्रू सीखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके लेव वेगास्की से ही कोरिलेट होती है। तो लेव वेगास्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मौखिक संवाद या प्राइवेट स्पीच जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें लेव वेगास्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, इसी को बोला गया है प्राइवेट स्पीच। क्योंकि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप को करते हैं, अपने आप से करते हैं, इसी को प्राइवेट स्पीच। मैंने क्या कहा था, 3 से 4 वर्ष का जो बालक होता है वो अपने आप से अकेले में बोल बोल के बड़बड़ा के अपने कार्यों को दिशा दे रहा होता है, जिसको वेगास्की ने कहा कि वो अपने कार्यों को दिशा दे रहा होता है। इसी को उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है। और जीन पियाजे ने इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। उन्होंने प्राइवेट स्पीच न करके ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा। तो आपको याद रखना मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वेगास्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। लेकिन निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अधिकतम विकास की सीमा हम लोग डिफाइन कर नहीं सकते हैं। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जिसमें बच्चे सहयोग के सही, देखिए सहयोग के सही स्तर के साथ आ गया ना कहीं ना कहीं, इसका फोल्डिंग दी गई है एक मोर नॉलेजेबल अदर एमक्यू के साथ। और तो हमारे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें जो होता है जो बच्चा सहयोग जब मतलब किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है तो वही संदर्भ क्षेत्र जो होता है वही को आप लेव वेगास्की ने जेडपीडी या निकटवर्ती या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वेगास्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन की बात स्किनर ने कहा है, वेगास्की ने नहीं कहा है। परिपक्व होने से, मैचुरेशन, ऐसा उन्होंने कहा नहीं।
अनुकरण से ये भी उन्होंने निकाला। देखिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, देखिए ये आगे ना कहीं कहीं सोशल इंटरेक्शन की बात हो गई। जब बच्चा वयस्क या अपने समवयस्क, ऐसा नहीं आपको हर बार सामाजिक लिख के ही देगा, लेकिन आपको जोड़ना है कि यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया कि नहीं आया, कि जब वो अपने वयस्क या समवयस्क से, पीआर ट्यूटरिंग के भी कॉन्सेप्ट देखिए आगे समवयस्क से, जब वो वयस्क वो मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट दे रहा है बच्चों को, जिसपे बालक अपने आप से क्रिया करेगा, जहाँ से बालक सीखेगा। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा यहीं तक क्वेश्चन थे हमारे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं, जिसको हम आपके अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि हम लोगों की जो क्लासेस रहती हैं वो 3 दिन अल्टरनेट डेज पे CDP, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारी CDP रहती है, और उसके अल्टरनेट डेट पे शाम को 5 बजे EVS क्लासेस आपको मिलती हैं। चलिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।